हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी, और आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बचे हुए थे, दैट इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों के तीनों टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सीबीएसई के अंदर अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स उठा के देखोगे तो आपको फील होगा कि यार मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन तीन टॉपिक्स से पूछे जा रहे हैं। तो चलो फिर बनाते हैं इन तीनों टॉपिक्स को हमारे लिए आसान और इस चैप्टर की उड़ाते हैं धज्जियां। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट। ठीक, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है समझोगे, नाम से थोड़ा सा एक आइडिया मिल रहा है आपको कि टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल का मतलब होता है जहां पे हमें सम करने की बात बोली जा रही है वहां पे हम टोटल का यूज करते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी भी कुछ इसी तरह से है कि हमें यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज का टोटल करना। क्या करना हमें यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज का टोटल। अब किस तरह की प्रोबेबिलिटीज का टोटल, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि अपने पास एक लड़की है अपने पास, ठीक है, और उसके पास दो पर्स है। ये दो पर्स मान लेते हैं, एक सुंदर सी कन्या, उसके बाद सुंदर सुंदर से दो पर्सेज हैं और उनके अंदर कुछ कुछ कॉइन्स। ठीक है, और वो कॉइन्स हम मान लेते हैं 2 सिल्वर कॉइन, 3 गोल्ड कॉइन। हियर इज 4 सिल्वर कॉइन एंड से 2 गोल्ड कॉइन। अब वो जा रही है लड़की, पर्सेज उसके हाथ में है और अचानक से किसी एक पर्स में से एक कॉइन गिर गया। अब वो हमसे बोलेगा कि बताओ क्या चांसेस हैं कि वो जो कॉइन है वो किसका है, गोल्ड का। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट जो कॉइन गिरा है दैट कॉइन इज ऑफ गोल्ड। तो देखो हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो फाइनल इवेंट है वो क्या है कि गोल्ड कॉइन का आना। क्या है वो हमारा, गोल्ड कॉइन का आना, है ना। गोल्ड कॉइन चाहिए अपन को। ओके, तो गोल्ड कॉइन तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होगा यार, या तो वो जो कॉइन है वो पर्स 1 से गिरेगा, ठीक है, या फिर वो पर्स 2 से गिरेगा। या तो पर्स 1 से गिरेगा या फिर पर्स 2 से गिरेगा। अगर वो पर्स 1 से गिरता है कॉइन, अब मैं ही बोल रहा हूं कि देखो या तो कॉइन जो है फर्स्ट पर्स से गिरेगा या सेकंड से। अगर वो फर्स्ट कॉइन से गिरता है तो क्या चांसेस है कि वो गोल्ड का ही हो, या फिर अगर कॉइन सेकंड पर्स से गिरता है तो क्या चांसेस है कि वो गोल्ड का। या सिंपल ऐसे बोल सकते थे आप कि पहले पर्स में से गोल्ड कॉइन के गिरने के चांसेस प्लस या फिर दूसरे पर्स में से गोल्ड कॉइन के गिरने के चांसेस, ये बनेगा ना भाई। गोल्ड कॉइन का गिरना मतलब क्या है, या तो इसमें से गिरेगा या फिर इसमें से गिरेगा, किसी एक से गिरेगा। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर वो पर्स 1 से गिरता है तो इसका मतलब मैं पर्स 1 को पहले सिलेक्ट कर रहा हूं और दो पर्सेज में से पर्स 1 को सिलेक्ट करने के चांसेस कितने होंगे, 1/2। एंड साथ के साथ इसी में से अब मुझे कॉइन को गिराना है, कौन से कॉइन को, गोल्ड कॉइन को। तो गोल्ड कॉइन गिरने के चांसेस क्या होंगे यहाँ पे, 3/5। भाई 3 गोल्ड कॉइन है, टोटल 5 है। या फिर अब सेकंड, अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें से गिरेगा तो सेकंड पर्स में से कॉइन गिरे उसके चांसेस है 1/2, और वो गोल्ड कॉइन भी हो तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, 2/6। और इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे कि यार गोल्ड कॉइन के गिरने के चांसेस आ गए, यही तो बोलोगे ना भाई। गोल्ड कॉइन पर्स 1 से, गोल्ड कॉइन पर्स 2 से। उससे पहले अगर मैं बात करूं, इसको भी अगर मैं अलग अलग करूं, तो पर्स 1 का सिलेक्शन, देन उस सिलेक्टेड पर्स में से गोल्ड कॉइन का आना, पर्स 2 का सिलेक्शन, एंड देन फिर सिलेक्टेड पर्स में से गोल्ड कॉइन का आना। तो ये हो गया टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन ऑफ गोल्ड, अ कॉइन ऑफ गोल्ड। ये बात क्लियर हुई है नहीं। मेरे पास दो बैग्स हैं, बैग 1 बैग 2। बैग 1 में कुछ बॉल्स ले लेते हैं, से 5 रेड बॉल्स हैं और से 3 कौन सी बॉल ले लें, ब्लू बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे 4 रेड बॉल्स हैं और 7 ब्लू बॉल्स। किसी एक बॉल को गिराया गया किसी एक बैग में से ऑब्वियसली, ठीक है, तो क्या चांसेस हैं कि जो बॉल गिरी होगी वो रेड कलर की।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर. ठीक है, देयर आर 2 bags containing this and this number of balls. One ball is drawn at random. Find the probability that the ball drawn is of red color. तो हम कैसे सोचेंगे इसको, सोचो कि यार जो बॉल रेड बॉल चाहिए हमें, या तो वो बैग 1 से मिलेगी या फिर वो बैग 2 से मिलेगी. अगर मैं बोलता हूँ कि वो बैग 1 से मिलती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यार बैग 1 और 2 में से पहले मैं बैग 1 को सिलेक्ट कर, बैग 1 को ही सिलेक्ट किया तो उसके चांसेज है ना, बैग 1 का जो सिलेक्शन हो रहा है उसके पहले चांसेज होंगे, एंड देन सिलेक्टेड बैग में से हम बॉल को निकालें. सिमिलरली फिर बैग 2 को सिलेक्ट करेंगे एंड देन जो सिलेक्टेड बैग है यानी कि बैग 2 उसमें से फिर हम बॉल को निकालेंगे और वो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए. ठीक है, तो पहले बैग 1 का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 एंड अब बैग 1 को सिलेक्ट करने के बाद रेड बॉल आ जाए उसमें से बोलो तो ये 5/8. अब बैग 2 का सिलेक्शन इज अगेन 1/2 और उसमें से फिर रेड बॉल आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/11 और इन दोनों को टोटल कर दें तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. अच्छा, अब इसमें ये जो 1/2 है इसको मैंने बोला दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1. अच्छा, बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है यानी कि बैग 1 सिलेक्टेड ये हो चुका है हमारे पास. और ऊपर क्या आएगा बताओ इसके, कि उसमें से रेड बॉल आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन बैग 1 हैज ऑलरेडी सिलेक्टेड. सिमिलरली ये वाला 1/2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, बोलो सिलेक्टिंग बैग 2. और ये क्या है फिर कि बैग 2 सिलेक्ट हो चुका है तो उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन बैग 2 ऑलरेडी सिलेक्ट. बात समझे क्या? अब हम जनरली क्या करते हैं, जो ये बैग 1 का सिलेक्शन या बैग 2 का जो सिलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं E1 और E2. क्या नाम दे दिया इनको मैंने, E1 और E2. E1 हो गया यहाँ पे बैग 1 का सिलेक्शन, E2 हो गया यहाँ पे बैग 2 का सिलेक्शन, और ई इवेंट हो गया हमारे पास क्या, रेड बॉल ड्रॉ. ई इवेंट क्या हो गया हमारे पास, रेड बॉल ड्रॉ, यानी गेटिंग ए रेड बॉल. तो ये जो है, ये वाला जो है ये क्या है, ई इवेंट ही तो है, गेटिंग ए रेड बॉल. तो ई की प्रोबेबिलिटी कैसे आ रही है, E1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकाल रहे हैं हम, बोलो E1 की प्रोबेबिलिटी इनटू में बोलो E/E1 प्लस में बोल दो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2. बताओ भाई, क्या ये कहीं तुम्हें माइंड में क्लियर हुआ है नहीं, जल्दी बताओ, कोई डाउट है इसमें, पक्का? चलो फिर और क्वेश्चंस पे आते हैं फिर अभी इसके, इस वाले क्वेश्चन पे आ रहे. क्वेश्चन को रीड कर लो, पहले क्वेश्चन को रीड करो. क्या, एन अर्न कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. एक अर्न है जिसके अंदर ये बॉल्स दी हुई हैं. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से एक बॉल निकाली गई है. इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर नोट किया गया. एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और वो जो बॉल है उसका कलर नोट करके उसको अर्न के अंदर वापस रख दिया. ठीक किया गया, ओके. मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर नोटेड डाउन आर पुट इनटू द अर्न. मतलब और क्या किया गया है, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर नोटेड डाउन, मतलब जो हमने कलर निकाला था, जिस कलर की बॉल निकली थी, जिसको हमने नोट किया कि भैया वो ब्लैक है या रेड है, उसी कलर की 2 बॉल्स और लेके आए और उसके अंदर रख दिए. एंड देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न, और उसके बाद फिर से 2 बॉल्स निकाले गए इस बार दोबारा से. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ रेड कलर. देखो पहले क्या बोल रहा है वो कि 3 रेड बॉल है अपने पास और 5 ब्लैक. इसमें से पहले हम क्या कर रहे हैं, अरे बोलो, इसमें से क्या कर रहे हैं, एक बॉल निकाल. ठीक है, अब वो जो बॉल है उसके बाद 2 चॉइसेस है, क्या, या तो वो रेड होगी या फिर वो ब्लैक होगी, यही होगा ना, इधर दिस और दिस.
अगर वो रेड होती है तो हम बैक के अंदर 2 रेड बॉल और ऐड कर देंगे। 3 रेड बॉल्स थी, उस पहले तो उसको वापस रखेंगे, बॉल इज थ्रोन एट रैंडम, इट्स कलर इज नॉट एंड रिटर्न टू द अर्न। मतलब फिर से हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई हैं? 3 रेड बॉल्स हो गई हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हो गई हैं, और साथ में क्या किया हमने? साथ में क्या किया है? 2 रेड बॉल और डाल दी, ये तो किया ना। और उसके बाद फिर से क्या कर रहे हैं हम? 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। यस और नो यहां तक? ठीक है। सिमिलरली ब्लैक बॉल अगर मैंने निकाली होती पहले ड्रॉ में तो क्या करता मैं? उस ब्लैक बॉल को पहले वापस कर देता, ठीक है, और फिर साथ में क्या करता? 2 ब्लैक बॉल और ऐड करता, और फिर फाइनली क्या चाहिए मुझे? 2 बॉल्स। अभी डायग्राम क्लियर है क्या? अरे बोलो यार, या तो पहले रेड आएगी या फिर पहले ब्लैक आएगी। अगर रेड आती है तो हमने उस बॉल को तो पहले वापस कर देना है, और साथ में 2 रेड बॉल्स और उसमें इंसर्ट करके और फिर 2 बॉल्स निकालने, और ये बताना है कि ये वाली जो 2 बॉल्स है वो दोनों की दोनों कैसी हैं? रेड बॉल्स, ठीक है। सिमिलरली ये वाली भी जो 2 बॉल्स है वो क्या है? रेड बॉल। इस बार ये लास्ट में रेड बॉल इसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इवेंट, और ये हो गया हमारे इनिशियल इवेंट कि या तो रेड आएगी या फिर ब्लैक आएगी। तो दैट मीन्स E1 मैंने डिफाइन किया, E2 मैंने डिफाइन किया, गेटिंग ए रेड बॉल इन, बोलो, इन फर्स्ट ड्रॉ। सिमिलरली गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ से इवेंट, फाइनल इवेंट, गेटिंग 2 रेड बॉल्स इन सेकेंड ड्रॉ। यहां तक क्लियर है क्या? तो मुझे फाइनली अब इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग कि भाई या तो E1 होगा पहले या फिर E2 होगा। अगर इवन होता है तो E1 के हो जाने पे E के क्या चांसेस हैं? प्लस E2 अगर होता है तो E2 के हो जाने पे E के क्या चांसेस हैं? यही तो बनाना। देखो अगर E1 होता है यानी कि पहले में रेड बॉल आती है तो देन दूसरे में भी दोनों की दोनों रेड बॉल आ जाए तो ये हो गया सारा। पहले में अगर ब्लैक बॉल आती है इसकी प्रोबेबिलिटी, और पहले में अगर ब्लैक बॉल आती है तो दूसरे में 2 रेड बॉल्स आ जाए उसके, इसी तरह से बनेगा ना, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बनाते हैं। पहले में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ इसमें से, यानी कि मुझे रेड बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/8, यस और नो बोलो चलो। अरे पहले में एक बॉल निकालनी है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। अच्छा अब मुझे यहाँ पे बताइए कि अगर पहले में रेड बॉल आई उसको मैंने ऑब्वियसली क्या कर दिया होगा? वापस 2 रेड बॉल और मैंने डाल दी होंगी। अब तो टोटल रेड बॉल कितनी हो गई मेरे पास? अब 5 टोटल बॉल्स हो गई हैं 10। अब मुझे 2 बॉल्स चाहिए, दोनों की दोनों कैसी हो? रेड बॉल हो। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 क्या बनेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E/E1 की प्रोबेबिलिटी? 5/10 इंटू 4/9 इज द करेक्ट आंसर। 5/10 4/9, बहुत बढ़िया। या तो आप ऐसे लिख लो इसको कि 5/10 इंटू 4/9, या फिर आप लिख सकते हैं 5C2/10C, ऐसे भी चलेगा, है ना। जब भी एक से ज्यादा आइटम आपको एट ए टाइम निकालने हैं तो आप वहां पे कॉम्बिनेशन की हेल्प ले सकते हैं, कुछ इस तरह से कि 5 रेड बॉल है उसमें से आपको 2 चाहिए, ये फेवर में हो गए। अपॉन में क्या आएगा? टोटल हमारे पास 10 थी और उसमें से 2 चाहिए। या उसी बात को ऐसे बोलो कि पहले मेरे पास 10 थी टोटल, उसमें से मेरे 5 फेवर में थी तो 5/10, एंड फिर मेरे पास बची साथ के साथ 9 बॉल्स टोटल और उसमें से 4 रेड बची, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि पहली भी रेड आ गई दूसरी भी रेड आ गई, दोनों के दोनों रेड बॉल चाहिए ना मुझे। बात समझे या नहीं? ठीक है। प्लस, अब प्लस में क्या आएगा बोलो? यस आप बताओ। E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/8 बनेगा। पहले में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/8 इंटू में। अब क्या आएगा यहाँ पे देखो, यहाँ बताओ, यहाँ पे हमारे पास टोटल ये है 3 रेड हैं और 7 ब्लैक हो गई, यानी कि अब हमें चाहिए क्या? दोनों रेड बॉल चाहिए, दोनों रेड ही चाहिए ना हमेशा, हमें सेकंड ड्रॉ में तो रेड ही चाहिए ना। क्या आएगा?
3 हमारे पास रेड है, टोटल हमारे पास 10 है, 2 हमारे पास रेड बची, टोटल हमारे पास 9 बची। बात समझिएगा। तो बस हमारे पास क्या आ गया जी, अब 8 इंटू 10 इंटू 9 तो नीचे आ गया दोनों में, ऊपर आ गया 3 इंटू 5 इंटू 4, ये 60 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास 90 अपॉन में ये 8 इंटू 10 इंटू 9, तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन है मेरे पास 1/8। तो ये मेरा आंसर, ठीक है। डन। ये कोई डाउट है इसमें? चलो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक बैग है जिसके अंदर 2n+1 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, उसमें से n कॉइन कैसे वाले हैं बताओ जल्दी से। हैव ए हेड ऑन बोथ द साइड्स, मतलब दोनों साइड्स पे उस पर हेड छपा हुआ है, और जो बचे हुए हैं यानी कि n+1 बचे, 2n+1 टोटल कॉइन, उसमें से n कॉइन्स हटा दो आप, तो कितने बचे अपने पास n+1 कॉइन्स, ठीक है। तो n+1 कॉइन्स फेयर कॉइन मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल, 50-50 वाला हिसाब, ठीक है ना। अब वो बोलता है कि एक कॉइन को रैंडमली पिक किया गया है फ्रॉम द बैग एंड इज टॉस, और उसको उछाला गया, ठीक। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सॉरी इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस रिजल्ट इन ए हेड, और क्या आया हमारा हेड आया, तो उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है टॉस करने पे हेड आया, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 31/42। तो बताओ कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, या क्या पूछ रहा था वो n पूछ रहा है। बात वही है कि नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ ले या n पूछ ले, बात से, ठीक है। तो n मुझे बताना, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार देखो, या तो जो हमारे पास बैग है ना, जो भी हमारे पास है बैग, उसके अंदर n कॉइन्स तो हो गए हमारे पास कौन से वाले 2 हेडेड, राइट, 2 हेडेड, और n+1 हो गए हमारे पास फेयर कॉइन, ऐसे ही है। अब जो कॉइन निकाला जाएगा या तो वो क्या होगा 2 हेडेड कॉइन होगा, या फिर वो क्या होगा फेयर कॉइन होगा। उसके बाद उसको उछाला जाएगा और उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि हेड आया, फाइनली हेड आया, और उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 31/42, और उसके बेसिस पे फिर मुझे n निकालना। इज द क्वेश्चन क्लियर? मतलब जो रास्ते हैं वो क्या है हमारे पास, देखो फाइनल हमें हेड चाहिए, फाइनली हमें हेड चाहिए, बट उसके लिए रास्ता क्या है हमारे पास, या तो मैं 2 हेडेड कॉइन लूंगा पहले, या फिर मैं फेयर कॉइन लूंगा और उसके बाद फिर हेड पे पहुंचूंगा। बात क्लियर? तो दैट मीन्स जो हमारे इनिशियल रास्ते होते हैं स्टार्टिंग वाले, उनको आपने क्या नाम दे देना है E1 E2, कि जो हमारे पास कॉइन हम चूज करेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे वो 2 हेडेड कॉइन होगा। इवेंट दैट कॉइन सिलेक्टेड या कॉइन इज 2 हेडेड कॉइन, या तो आप 2 हेडेड कॉइन लेंगे 2 हेडेड कॉइन, या फिर आप फेयर कॉइन लेंगे इज अ फेयर कॉइन। और फाइनली आपको क्या चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। क्लियर है यहां तक? तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में E/E2, राइट, यस और नो? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लो कि 2 हेडेड कॉइन, हमारे पास इतने कॉइन्स है, उसमें से 2 हेडेड कॉइन आने के चांसेस कितने होंगे बताओ, n अपॉन में 2n+1 इंटू में। अब E/E1 का मतलब क्या है कि हमने 2 हेडेड कॉइन ले लिया और उस पर हमने उछाला तो हेड आ जाए। अब 2 हेडेड कॉइन को आप उछालोगे तो हेड ही तो आएगा ना, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा n+1 अपॉन में 2n+1, और उस पर फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, और ये प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 31/42। अब जल्दी से इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे देखो 2n+1 इंटू में 2 एलसीएम आ गया, 2n+1 इंटू में 2 एलसीएम आ गया। ऊपर क्या जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 2n, और ऊपर साथ में आएगा वहाँ से n+1 इज इक्वल टू कितना आया ये 31/42। ये कैंसिल हो गया 21 पे, 21 इधर चला गया, ये 3n हो गया, 21 इंटू में 3n प्लस का ये 21, 31 इंटू में ये 2 62n प्लस का ये 31, 62n 63n, क्या बचा यहाँ पे n बचा, और उधर क्या बचा 10 बचा, तो n की वैल्यू 10 आ गया भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ n हमारा 10 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखो जो हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया ना, उसी का नेक्स्ट स्टेप है हमारा बेस पे। क्या है कि जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था वो लड़की वाला
कि स्टार्टिंग में एक लड़की है अपने पास, उसके पास 2 पर्सेज हैं, ठीक है, ये सुंदर सुंदर वाले जो पर्स थे, और उनके अंदर कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, कुछ भी कॉइन मान लेते हैं हम, 2 सिल्वर 4 गोल्ड कॉइन, 3 सिल्वर और 5 गोल्ड, ठीक है। अब वो लड़की जा रही है और अचानक से एक कॉइन गिर जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमसे पूछा गया था कि क्या चांसेस हैं कि वो जो कॉइन है वो गोल्ड का है। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो क्या चांसेस हैं गोल्ड का कॉइन है, तो दैट मीन्स हमें क्या लगाना है वहाँ पे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसे कि अभी हमने पीछे किया। अब वो यहाँ पे क्या बताएगा हमें कि भाई जो कॉइन गिरा है ना वो गोल्ड कॉइन है, पता चल गया है कि गोल्ड कॉइन गिर चुका है उसका। अब वो क्या सोचेगी फिर, उसके माइंड में क्या आएगा, अगर उसको ये बता दें कि भाई तेरा एक गोल्ड कॉइन गिर गया है, तो उसके माइंड में क्या आएगा कि यार वो कौन से पर्स से गिरा, राइट। अब वो पर्स 1 से गिरा हो सकता है ना, या फिर पर्स 2 से गिरा हो सकता है। तो क्या चांसेस हैं कि वो पर्स 1 से गिरा था, मतलब वो पास्ट में चला गया है ना, जो होना था वो हो चुका है। तो क्या चांसेस हैं कि ये ऐसे हुआ था या वैसे हुआ था। बात समझ में आ रही है ना, मतलब ऐसे सोचो कि कोई डेस्टिनेशन है आपके पास, ठीक है, उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास कुछ रास्ते हैं, ठीक है। या जैसे मैंने आनंद को बोला कि भाई देख यहाँ से ना वहाँ पे जाना है, और मैंने बताया कि इस वाले रास्ते से जा सकता है, इस वाले रास्ते से जा सकता है, इस वाले रास्ते से, 2-3 रास्ते मैंने उसको बता दिए। अब होता क्या है कि वो वहाँ पे पहुँच के मुझे फ़ोन करता है कि सर मैं पहुँच गया। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मैथमेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि बताओ क्या चांसेज है कि वो रास्ता 1 से पहुँचना था वहाँ पे ना, पहुँच चुका है ना, मतलब फाइनल मंजिल मिल चुकी है, फाइनल हमारा जो कॉइन है वो गोल्ड का मिल चुका है। तो क्या चांसेस हैं कि वो जो गोल्ड का कॉइन था वो पर्स 1 से गिरा था, क्या चांसेस हैं कि वो रास्ता 1 से गया था, या रास्ता 2 से गया था, या रास्ता 3 से गया। बात क्लियर। तो जब भी वो इस तरह की स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछता है तो वहां पे समझ जाओ कि क्या अप्लाई करना है आपको, बेस थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करनी है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इनिशियली क्या हो रहा है, या तो वो पर्स 1 से गिरेगा या फिर वो पर्स 2 से गिरेगा। इसका मतलब इनको बोलेंगे हम इनिशियल इवेंट्स E1 और E2। पर्स 1 में से गिरना, पर्स 2 में से गिरना, यानी कि पर्स 1 का सिलेक्शन, सिलेक्टिंग पर्स 1, सिंपल इतना ही लिख दो, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग पर्स 1, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग पर्स 2, और इवेंट हो गया गोल्ड कॉइन का गिरना, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कॉइन ऑफ गोल्ड, ठीक है। इवेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है, गोल्ड कॉइन मिल चुका है, तो क्या चांसेस हैं कि वो पर्स 1 से गिरा, इस बात की प्रोबेबिलिटी वो पूछ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको यार, देखो बहुत बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, अपॉन में क्या आता है बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है ये तो हमने अभी भी पढ़ा है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E की वैल्यू क्या हो गई, अगर मैं डिनोमीटर को देखूँ तो, कि E की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले आप E1 बोलोगे, और E1 के हो जाने पे E की प्रोबेबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बोलोगे और E2 के हो जाने पे E की प्रोबेबिलिटी। ये हो गया बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ, बोलो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की आपसे। अच्छा अब आते हैं ऊपर में, अब मेरे पास कौन सा फॉर्मूला, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाओ यहाँ पे, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या थी याद करो, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्या होता है, किसी एक की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या तो ये या फिर ये, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कहाँ पे कौन सा लिखना चाहते हैं। ये तो था यार थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में ये ए वाला लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय इनकी E बाई, बना या नहीं बना। ये हो गया बाय थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
और ये हो गया फाइनली बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला कुछ अपने आप में है ही नहीं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को दो वैल्यूज को डिवाइड कर, ठीक है। अब फॉर्मूले को याद करने का तरीका समझो। देखो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए जब E हो चुका है, तो पहले क्या करोगे आप, E1 के होने की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, है ना, और इस वाली वैल्यू को रिवर्स करते, रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना उस पैटर्न को नीचे लिख दो, पैटर्न सेम पैटर्न देख रहे हो, बट नीचे क्या करना है, 1 से स्टार्ट करते हुए टिल एंड तक जाना है, जितने भी इवेंट्स हमारे पास हो सेम पैटर्न को फॉलो करना है, 1 2 3 सबके। बट ऊपर जो है वो कोई एक आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। मान लो कि अभी वो ये बोलता है कि पर्स 2 से गिरा, तो क्या हम करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई निकाल रहे होते, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई, तो ऊपर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वाला पार्ट आता है, बट नीचे 1 से लेके n तक आएगा। n मतलब जितने भी नंबर ऑफ पर्सेज होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे E1 E2 E3 होंगे, इनको हम बोलते हैं इनिशियल इवेंट्स, और ये होता है हमारा फाइनल। बात समझे या नहीं? तो हम इसमें बस वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू तो हम डाल ही लेंगे यार, अभी अभी हमने सीखा है ये पीछे, तो चलो वैल्यू डाल के बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब इस वाले पर्स को सिलेक्ट करना, तो पर्स को सिलेक्शन करना मतलब 1/2, 2 पर्स है हमारे पास। अब पर्स तो सिलेक्ट हो गया, तो उसमें से गोल्ड कॉइन कितने हैं, 4 हैं, तो 4/6। दूसरे में 1/2 इंटू में 4/6 प्लस 1/2 इंटू में बोलो अब कितने, 5/, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। बोलोगे 1/2 कॉमन हो गया, कैंसिल ही कर दो सीधे सीधे, ऊपर आ गया 4/6, नीचे कितना आ गया हमारे पास 4/6 प्लस में 5/8, 24 एलसीएम आ गया, 6 4 4 16 हो गया यहाँ पे, 8 3 15 हो गया, ये 4 ऊपर चला गया, तो ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 31। 16/31 इज दी फाइनल आंसर है। बोलो क्या ये बात क्लियर है? अच्छे समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, एक बारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो एक लड़की है, एक डाई को थ्रो करती है, इफ शी गेट्स 1 और 2, अगर उसका 1 और 2 आता है, डाइस पे 1 या 2 आता है, तो वो क्या करती है, एक कॉइन उठाती है, दोनों ही में एक कॉइन उठाएगी, और उस कॉइन को कितनी बार उछालेगी, 3 बार उछालेगी। अब 3 बार उछालने पे क्या सीन हो सकता है, एक कॉइन को अगर आप 3 बार उछालते हो तो क्या सीन बनेगा, बोलो भाई, हेड 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 हो सकता है, या फिर हेड हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है। सिमिलरली टेल हेड हेड, बोलो बोलो, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ठीक है। अगर डाइस पे 1 2 आता है तो वो कॉइन को 3 बार उछालते हैं, और 3 बार उछालने पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी, ठीक है। इफ शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और उसने क्या किया, जो भी उसका आया होगा उसने नंबर ऑफ हेड्स को नोट करके साइड में कहीं लिख ली कि नंबर ऑफ हेड्स 1 आए 2 आए 3 आए 0 आए, जो भी है उसने नोट किया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इफ शी गेट्स 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6 में से कोई भी नंबर आता अगर उसका, तो वो कॉइन तो उछालती, बट कितनी बार उछालती, सिर्फ एक बारी उछालने पे क्या आता, या तो हेड आता या फिर टेल आता, और वहीं पे वो स्टॉप हो जाती। एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज आउट, और क्या नोट करती कि या तो हेड आया या फिर टेल आया, ठीक है। अब होता क्या है, इफ शी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 है। अब फाइनली ऐसे सोचो कि उसने डायरी में नोट किया होगा कि भाई अगर उसने 1 2 उछाला है ना डाइस पे, तो उसका जो है ये सारे कैसे बनेंगे, कॉइन को वो 3 और उछालेंगे, 3 4 5 6 पे ऐसे ही हेड या टेल जो भी आएगा। अब उसने वो डायरी में नोट किया कि भाई जो भी आया, ठीक है। अब वो बोलता है कि इफ शी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब कुछ दिनों बाद उसने डायरी खोली और उसको दिखा, यार मैंने इसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 1 हेड आया था, ठीक है। अब ये वो भूल गई कि डाइस पे क्या आया था, है ना, कॉइन पे एग्जैक्टली 1 हेड आया था, ये उसका लिखा हुआ है, बट वो ये बात भूल चुकी है कि डाइस पे 1 2 आया था या 3 4 5 6 में से कोई नंबर आया। देखो 1 2 वाले केस में भी तो एग्जैक्टली 1 हेड इस वाले केस में लिख सकती थी ना, वो इस वाले में एग्जैक्टली 1 हेड, है ना, और किसमें एग्जैक्टली 1 हेड, और किसमें एग्जैक्टली 1 हेड। बात समझेगा? अगर उसका मान लो हेड टेल टेल आया होता तो उसने क्या लिखा होता डायरी में कि भैया मेरा एग्जैक्टली 1 हेड आया,
ठीक है, ऐसे ही इसमें भी और ऐसे ही इसमें भी। बात समझे नहीं? तो फाइनली अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3, 4, 5 और 6 विद द डाई। तो क्या चांसेस हैं कि उसका डाइस पे 3, 4, 5, 6 में से ही कोई नंबर आया था। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई वो जो आनंद है वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, तो बताओ कि क्या चांसेस है कि वो रास्ता 2 से गया। तो ऐसे उसने बोला कि फाइनली उसको क्या मिला है रजिस्टर में, डायरी में, कि कॉइन पे एक बारी हेड आया था। ठीक है जी, ये उसको डायरी में मिला। तो बताओ क्या चांसेस हैं कि उसका कॉइन, सॉरी उसका जो डाई है उस पर क्या आया था, 3, 4, 5, 6 है। तो देखो 3, 4, 5, 6 के थ्रू आप कहाँ जा सकते हो, एक हेड पे जा सकते हो, या 1, 2 के थ्रू भी एक हेड पे जा सकते हो। तो फाइनली इनिशियल इवेंट्स क्या बनेंगे बताओ जल्दी से, कि सी ऑब्टेन 1 और 2 ऑन डाइस, सी ऑब्टेन 3, 4, 5 और 6 ऑन डाइस। बात क्लियर है क्या? इवेंट सी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड ऑन कॉइन। तो इवेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है। किसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है वो, E2 के होने की बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में क्या आएगा, इसका रिवर्स करो, E/E2। ऊपर वाले पैटर्न को 1 से स्टार्ट करना है, E1 E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E/E2। ओके है क्या ना? चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, E2 क्या होने मेरा 3, 4, 5, 6, डाई पे 3, 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 4/6, 2/3 यानी कि। अच्छा E2 हो गया, मतलब 3, 4, 5, 6 आया। तो बताओ अब कॉइन को उछालने पे उसको एक ही हेड मिलेगा, 3, 4, 5, 6 कॉइन को उछालने पे एक ही हेड मिलेगा। तो क्या चांसेस हैं, 1/2। 3, 4/6 इंटू 1/2, तो ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट। अब E1 1, 2 आने के चांसेस 2/6। देन E/E1 1, 2 अगर आता है तो कॉइन को उसने 3 बार उछाला, उसमें एग्जैक्टली 1 हेड आने के चांसेस क्या होंगे बताओ, 3/8। इसको आप सॉल्व कर लो, 1/2। ठीक है करो यार, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 8/11 आ रहा है क्या, चेक करके बताना मुझे जरा। इसको सॉल्व करके क्या 8/11 आ रहा है, चेक कर लो। इस क्वेश्चन पे आ जाओ यार। इन ए टेस्ट एन एक्सरसाइज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एन एग्जामिनी। ठीक है, एन एग्जामिनी ईदर गैस और कॉपीज और नोज द आंसर टू ए MCQ विद 4 चॉइसेस एंड ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि अभी आप जेई दे के आए हो तो वैसे वाला टाइप। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गैस इज 1/6। मतलब जो है तुक्का मारने के जो चांसेस हैं वो 1/6 है, मतलब 6 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन में वो तुक्का मार सकता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर, चीटिंग करता है ना। तो काजल दीदी की याद आ गई मुझे, तो यहाँ पे 1/9 आ गया। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। तो अच्छा साथ में ये बोला हुआ है कि अगर वो चीटिंग करके आंसर करता है तो उसके आंसर के करेक्ट होने के जो चांसेस है वो कितने हैं, 1/8 हैं। द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो आंसर जानता है टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। उसने आंसर सही तो दे दिया है ना, चेक किया आंसर सही है, और उसको ये थोड़ी ना पता है कि भाई उसने चीटिंग करके किया है या वो जानता था या उसने कॉपी किया। समझ रहे हो, मतलब गैस किया, सॉरी चीटिंग पहले बोल दिया ना, चीटिंग मतलब कॉपी करना हो गया, गैस करके भी कर सकता है, जय माता दी मेरा सही करा देना। ठीक है, और या फिर वो जानता ही था। तो उसने ये बोला है कि भाई आंसर सही हो गया है, तो बताओ क्या चांसेस हैं कि वो जानता था, राइट। अब उसके बाद 3 रास्ते थे आंसर सही होने के, वो जो रास्ते हैं ना वो लिख लो यहाँ। जो रास्ते हैं उनको क्या नाम दे दो, E1 E2 E3, राइट। तो क्या है वो रास्ते बताओ, he guesses at answer, he guesses at answer, he copies at answer, he copies
और तीसरा है ही नोज द। अब फाइनल इवेंट क्या हो गया है? ही आंसर्ड करेक्टली, उसने आंसर सही दे दिया है। अब इवेंट हो चुका है हमारा, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बताओ जल्दी से। इवेंट हो चुका है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकाल। ये तो बोला ना यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बताओ जब ई इवेंट हो चुका है। ठीक है, सो व्हाट इज इक्वल्स टू दिस? आ जाओ जी, बोलो बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में क्या आएगा? E/E3। अच्छा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E/E2। लिखते जाओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 E/E3। ये आया? चलो वैल्यू डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बताओ, या एक काम करो, E1 से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ही गेसेज एट आंसर। आंसर के लिए गैस करता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गैस 1/6। अगर उसने आंसर को गैस किया और उसके आंसर के फिर करेक्ट होने के चांसेस बताओ जल्दी से। आंसर गैस करने पे उसके सही होने के चांसेस क्या होंगे? आंसर को अगर हम गैस करते हैं जय माता दी नाम लेके, ठीक है, तो उसके सही होने के चांसेस 1/6 कहाँ है बेटा? 1/6 कहाँ है? अगर आप गैस करते हैं, आपके पास यहाँ पे देखो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है ना, इनमें कहीं भी नहीं है, इनमें कहीं भी नहीं है लिखा हुआ। बट थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर आप गैस करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, आपने जय माता दी कर दिया, तो सही होने के चांसेस कितने होंगे? 1/4। यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात कि टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेज एंड ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। 4 चॉइसेज वाले क्वेश्चन में अगर आप गैस करते हैं, तुक्का मारते हैं, तो उसके सही होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 1/4 होंगे। ये बात क्लियर हुई क्या ना? अब E2 पे आ जाओ। E2 का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉपीज। तो कॉपी करने के चांसेस कितने हैं उसके? द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/9। और अगर वो कॉपी करता है तो उसके सही होने के चांसेस कितने हैं? 1/8। तीसरा क्या है? जानने की प्रोबेबिलिटी, कि वो किसी क्वेश्चन का आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो भाई, ये जो 3 इवेंट्स है ना, तो ये 3 इवेंट्स कैसे हैं कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो है वो कैसे निकालोगे आप? 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड माइनस का ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। 1 माइनस E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी उसकी? कॉपी करने की है 1/9। हाँ जी, कितना आ गया एलसीएम? कितना आ गया इसमें? 18 आ गया शायद। 18 माइनस का ये 3 माइनस का ये 2, तो ये 13/18। तो 13/18 यहाँ पे आ जाएगा आपका ये इनटू में ही। अब वो आंसर जानता है, तो आंसर जानने पे उसके सही होने के चांसेस क्या होंगे? 1, है ना? अगर आप सही आंसर जानते हो तो उसके सही होने के चांसेस दैट इज 1। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 13/18 इंटू में 1। चलो जल्दी से मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ इसकी क्या आ रही है सॉल्व। देखिए भाई, ऊपर तो 13/18 है फिक्स, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास? ये 24 है, ये 72 है और ये 18 है। तो 72 एलसीएम आ गया, तो ये 3 आ गया, प्लस में ये 9×8 = 72, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 52, राइट? ये कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया हमारे पास, नीचे आ गया जी 4 इंटू में 13 अपॉन में 56। तो ये 13/14 आ रहा है, राइट? 13/14 इज द आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो आ जाओ कर लो। अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड 52 कार्ड्स में से, जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से लॉस्ट हो गया है, खो गया है, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। जो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे बचे हुए हैं उनमें से 3 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर फाउंड टू बी ऑल स्पेड, और हमें वो तीनों के तीनों स्पेड्स के कार्ड मिल चुके हैं। तो क्या चांसेस हैं कि जो लॉस्ट कार्ड है वो भी एक स्पेड का कार्ड रहा होगा? तो ऑब्वियसली बात है यार, या तो वो स्पेड का रहा होगा या फिर वो स्पेड का नहीं रहा होगा।
सही बातें बनती है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, लेट E1 और E2 लॉस्ट कार्ड इज ऑफ स्पेड और लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ स्पेड। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ पे देखो E1 की प्रोबेबिलिटी लिख लो पहली। स्पेड हमारे पास 13 होते हैं, तो 13/52 1/4। स्पेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जी, 3/4 हो गए। ठीक है, अच्छा ई पे आ जाओ। ई क्या बनेगा, ई बनेगा 3 कार्ड्स ड्रॉन आर ऑफ किसके हैं, इस पे 3 कार्ड जो निकाले गए तीनों के तीनों स्पेड के कार्ड। ठीक है जी। तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि यार ई इवेंट हो चुका है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, यही पूछा है। आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E/E1 अपोन में क्या आएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E/E2। क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पे आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखा हुआ हमने 1/4, ये 1/4, ये 3/4। हाँ जी, इसकी वैल्यू बताओ E/E1। E1 हो चुका है मतलब कि एक कार्ड लॉस्ट हो गया जो कि स्पेड का है। तो स्पेड के कार्ड्स कितने बचे हुए होंगे हमारे पास, 12। स्पेड की कार्ड्स 12, टोटल कार्ड्स 51। अब हमें 3 कार्ड्स निकालने और तीनों के तीनों स्पेड के हों, तो कैसे करोगे, 3 कार्ड निकालने हैं और स्पेड के हों, तो स्पेड कार्ड है हमारे पास 12 आउट ऑफ 51। एक और कार्ड निकालो स्पेड गई आउट ऑफ 50, एक और कार्ड निकालो स्पेड गई आउट ऑफ 49। ठीक है, और सिमिलरली हेयर ऑल्सो 12 इंटू 11 इंटू में कितना आ गया ये 10 अपोन में 51 इंटू में ये 50 इंटू में ये 49। आ जाओ जी 3/4 इंटू में E2 हुआ मतलब एक स्पेड का कार्ड नहीं गया। तो स्पेड के कार्ड कितने बचे हुए हमारे पास, पूरे के पूरे 13, बट टोटल हमारे पास 51 होंगे। तो बस अब क्या करोगे आप, 13/51 देन 12/50 देन 11/49, ये तुम्हारे पास है। तो अब आपने क्या करना है, ये तीनों गए 1/4 भी चला गया। अभी ऊपर क्या बचा मेरे पास, क्या बचा ऊपर बोलो, 12 इंटू में 11 इंटू में ये 10 अपोन में आ जाए 12 11 10, 12 इंटू 11 इंटू 10 प्लस 3 इंटू में 3 इंटू 13 इंटू में ये 12 इंटू में ये 11, राइट। 12 इंटू 11 12 इंटू 11 12 इंटू 11 12 इंटू 11। अभी ऊपर कितना बचा, 10 बचा, नीचे कितना बचा, 10 प्लस में 39। तो 10 प्लस 39 कितना होता है 49, 10/49 इज द आंसर। ये बना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था।